चलिए, जय हिंद सभी को। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक आप सबका है वो भारत में महिलाओं की आंदोलन। क्या है? भारत में महिलाओं की आंदोलन। आंदोलन जो है होता क्या है? आंदोलन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना है। हम समझिए कि हमारा भारत है, महिला है और आंदोलन है। यह तीन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, तीन टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है। एक इंडिया, एक महिला, एक आंदोलन, यानी वोमेन्स, है ना, वोमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया। आखिर जो है मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो आंदोलन का अर्थ होता है जागरूक होकर के, है ना, जागरूक होकर के एक दूसरे के साथ पूरी एकता के साथ अपने साथ हो रही अन्याय, है ना, हमारे साथ हो रही अन्याय, शोषण या असमानताएं के लिए, अपने राइट के लिए जब वो लोग जागरूक होकर के, एकता होकर के जब सरकार के खिलाफ या किसी एक स्पेसिफिक संस्था के खिलाफ, है ना, उसका प्रोटेस्ट करती है, तो हम कहते हैं उसको आंदोलन। आंदोलन होता क्या है? सिंपल सी वे में, जब आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके साथ किसी प्रकार का शोषण हो रहा है ना, तब अब क्या करते हैं? अब उस चीज से बाहर निकलने के लिए, है ना, आपके साथ हो रही है शोषण, आपके साथ हो रही है अन्याय, आपके साथ हो रही है असमानताएं, भेदभाव, अब बहुत सारी चीजें, उससे बाहर होने के लिए, उस जंजीर से बाहर होने के लिए हम बहुत सारे लोग मिल करके एकता में, एक दूसरे के साथ एकता करके, है ना, रैली निकालते हैं। किसके खिलाफ? जो हमारे साथ जो आंदोलन, हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, हमारे साथ जो भेदभाव कर रहा है, हमारे साथ जो शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन चला देते हैं, एक यूनिटी, एक रैली निकालते हैं और उसका प्रोटेस्ट करते हैं कि हम जो है उस चीज को नहीं मानेंगे, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें राइट्स चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, है ना, हमें इनक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो इस तरह से सिंपल सी वे में याद करें तो मूवमेंट मतलब होता है अपने खिलाफ हो रही है बहुत सारी घटनाएं जो हमें चोट पहुंचा रही है, हमारी गरिमा को चोट पहुंचा रही है, हमारी समानता को चोट पहुंचा रही है, हमारे शोषण, हमारे साथ जो हो रही है दुर्घटनाएं हैं, है ना, उसके खिलाफ हम लोग एक तरह से आंदोलन चलाते हैं, रैली निकालते हैं, सरकार के खिलाफ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है ना, तो उसको कहते हैं आंदोलन। तो आंदोलन कौन निकाल रहा है? यहाँ पे निकाल रही है महिलाएं। आंदोलन कौन निकाल रही है? आंदोलन कौन निकाल रही है? महिलाएं निकाल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कोई एजुकेशन यहाँ पे है, कोई पढ़ रहा है, कोई महिलाएं हैं, कोई ऐसे ही आपका हाउसवाइफ महिलाएं हैं, कोई टीचर हैं, कोई कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो सब जो है एक तो दूसरे के साथ मिल करके आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? कोई अपना बोल रहा है स्टॉप राइट्स, है ना, कोई कर रहा है एजुकेशन राइट्स चाहिए हमें, इक्वालिटी चाहिए हमें, समानता चाहिए हमें, भेदभाव को खत्म करें हमें, जो भी लैंगिक असमानताएं हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज है, उसको खत्म करना। चलिए, समझ में आ गया? यानी आंदोलन क्या है, ये सिंपल सी वे में याद रखिएगा आंदोलन क्या है। दूसरी बात है कि इंडिया में, भारत में महिलाएं जो है आंदोलन कर रही है। क्यों कर रही है? अपने राइट्स के लिए, अपनी समानता के लिए, उनके साथ हो रही अन्याय के लिए, उनके साथ हो रही है शोषण के लिए वो क्या करती है? आंदोलन चलाती है, ताकि जो है उनको चोट ना पहुंचे, उनके साथ किसी प्रकार का हनन ना हो। ठीक, देखिए हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से बाद, यानी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर, यानी स्वतंत्रता से पहले कौन कौन सी आंदोलन चली है और किसने चलाई है, उसका परिणाम क्या रहा, और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी आंदोलन चली है और उस आंदोलन का क्या परिणाम रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया है, यानी सोशल इंप्रूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि सोसाइटी में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो थी, एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। क्या क्या प्रॉब्लम थी? सती प्रथा, महिलाओं के लिए सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा समस्या थी, राष्ट्रवादी भागीदारी सभी निभाई है। स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो स्वतंत्रता से पहले यानी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस होने से पहले, हमारे इंडिया आजाद होने से पहले जो भी आंदोलन चला है वो सब महिलाएं ने नहीं की है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर किया है। सती प्रथा के खिलाफ क्या है, बाल विवाह के खिलाफ क्या है, विधवा समस्या के खिलाफ क्या है ना, उनके साथ हो रही शोषण के खिलाफ क्या है। ठीक है, अब स्वतंत्रता के पूर्व यदि हम बात करें तो जिस तरह से हम लोग देखे थे कि ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में, आपका औपनिवेशिक काल में
प्राचीन काल में महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी थी, है ना? महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति दृष्टि से देखा जाता था, एक रिस्पेक्टेबल, एक रेप्यूटेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन आया तो महिलाओं की गरिमा पे चोट पहुंचा, महिलाओं की एकता पे चोट पहुंचा, महिलाओं की समानता पे चोट पहुंचा और उनकी रेप्यूटेशन, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सम्मानजनक सभी सारी चीजें जो है धड़ास से नीचे गिर गई, है ना? और क्या आ गई? सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा समस्या। अब विधवा हो गए हैं तो विधवा ही रहेंगे आप। बाल विवाह हो गया, 10 साल 12 साल में बच्चियों का शादी हो जावा करता था। सती प्रथा आ गया, यदि किसी कारणवश यदि पति का मृत्यु हो जाता है तो आपको अग्नि में कूद करके जान देना होगा, यानी अग्नि में, उसी अग्नि में आपको कम से कम अपने आप को त्याग देना होगा। ऐसा समस्या था। अब इसके बाद इसी चीज को देखते हुए ना बहुत लोगों ने मध्यकालीन में ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब आधुनिक काल में बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और इसके खिलाफ काम कर रही है। बाल विवाह हो, सती प्रथा, विधवा समस्या, ये तो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो रिसेंटली यदि कोई समस्या है तो आपका है क्या है? दहेज। दहेज है, अभी भी बाल विवाह का समस्या है। बहुत गांव में, बहुत ऐसा गांव में, ऐसा सुदूर एरिया में भी अभी भी बाल विवाह होता है। 10 साल 12 साल 15 साल में बच्चियों का शादी हो जाता है। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। क्या ये कभी खत्म हुआ? नहीं। और यौन उत्पीड़न अभी भी देखेंगे, लड़कियां जो है एक तरह से किडनैप हो रही है। महिला हो, ये छोटी बच्ची हो, या फिर कोई यंग लड़की हो, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, यानी ट्रैफिकिंग होना, सेक्सुअल हरासमेंट होना, रेप होना, यही चीजें जो है आज चल रही है इंडिया में। और इसी के खिलाफ जो है इंडिया में आज आंदोलन चल रहा है। आज इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है लैंगिक असमानता, यानी जेंडर इनइक्वालिटीज। लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर के बीच समान पर्सपेक्टिव नहीं है, अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। यानी हमें सिंपल सी वे में याद रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो महिलाएं ने जो जो आंदोलन की, उनके अपने अन्याय, है ना, उनके साथ हो रही शोषण, उनके खिलाफ उनके प्रोटेस्ट जो की है, उनका जो आंदोलन किया है, वो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा समस्या और बहुत सारी समस्या थी। ठीक है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है वो दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, रेप और बहुत सारे कारणवश अभी भी चल रहा है। तो यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद ये कंडीशन है। चलिए हम लोग विस्तार से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि कौन कौन सा आंदोलन किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया और उसका परिणाम क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। सबसे पहले आता है आपका स्वतंत्रता पूर्व एवं 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल। स्वतंत्रता से पहले पहले यानी हमारा भारत आजाद कब हुआ? 1947। याद है? भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत सामाजिक सुधार आंदोलन से हुई है। यह काल मुख्य रूप से 19वीं सदी से लेकर 1947 तक का है। आप यदि स्वतंत्रता से पूर्व देखेंगे तो यानी हम कब से कब तक बात करेंगे? हम कब से कब तक बात करेंगे? हम बात करेंगे जाकर के आपका स्वतंत्रता से पूर्व, यानी हो सकता है मैं बात कर सकता हूं 1940 से लेके, ये बात कर सकता हूं 1912 से लेके। 1912 तो लगभग हम लोग पढ़ चुके कि महिलाओं की कंडीशन क्या थी। समाज समाज सुधारक बहुत सारे आ चुका था 19 मेडिवल टाइम में, औपनिवेशिक काल में। हम देखेंगे कि हमारा स्वतंत्रता से पूर्व, यानी स्वतंत्रता पूर्व कब हो सकता है कि 1912 हो, 1800 हो, 1600 हो, है ना? ये हो सकता है 1500 हो। 1500 से देखेंगे, 1520 से लेके देख लेंगे हम लोग आज तक, यानी 1947 तक महिलाओं का कंडीशन कैसा रहा है और उन्होंने कौन कौन सी ऐसे आंदोलन स्टार्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओम श्री राधे।
चलिए, हम देखने वाले हैं कि लगभग हमारी स्वतंत्रता से पूर्व यानी जो हमारा 1947 से पूर्व जो आंदोलन चला है उसको देखेंगे, और अभी तक यानी 1947 तक यानी हमारा आजाद तक हम देखेंगे कि कौन-कौन सा आंदोलन चला है। और बेसिकली आंदोलन कब चला, वो समाज सुधारक के जरिए चला है, यानी जो समाज के सुधारक हैं, यानी जो समाज के सुधार के लिए, हमारी सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट्स के लिए सभी आंदोलन चला है, महिलाओं के लिए नहीं चलाया है। सामाजिक यदि आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक ये कोई स्पेशल स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि समाज को सुधारने के लिए। अब समाज में हो सकता है गरीबी का समस्या हो, समाज में हो सकता है कि बहुत सारी समस्या हो सकती है, तो उसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला यदि देखेंगे समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में चला है। इस काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन-कौन से ऐसे सुधारक आगे आए हैं, चलिए देखते हैं। तो इस टाइम में यदि हम देखेंगे भारत में जो महिलाओं के सुधार के लिए जो आगे आए हैं, पहला है राजा राम मोहन राय, सेकंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, और है पंडित रमाबाई। ये चार ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को कंडीशंस को देखते हुए, महिलाओं के साथ हो रही है अन्याय, उनके साथ हो रही है बहुत सारी समस्याएं को लेकर उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। तो राजा राम मोहन राय ने हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? ये 1829 में किया था। 1829 में समाप्त कर दिया। यानी जो हम लोग के पास सती प्रथा का सिस्टम था, जिसने बनाया था, सती प्रथा जिसने बनाया था, उसको पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया और 1929 में यानी 1829 में इसको समाप्त कर दिया सती प्रथा। यानी मान लेते हैं कि किसी कारणवश यदि पति का मृत्यु हो जाता है तो आपको उसी आग में आपको झोंक दिया जाता है, तो उसी को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपना एक मूवमेंट किया और ठीक 1829 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिसको कहते हैं विधवा पुण्य विवाह, विधवा पुण्य विवाह अधिनियम चलाया 1856 में। कब? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं अचानक पति डेथ कर जाता है, यदि आपका शादी हुआ 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद पति डेथ कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी भर आप विधवा अपने जीवन को गुजारा करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसी रीजन से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1956 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू कर दिए। किसने? 1856 में किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यानी आप पुनः शादी कर सकते हैं यदि किसी कारणवश पति का मृत्यु हो जाता है तो। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ये जो थे, ये भी आपका समाज सुधारक थे, जो महिलाओं के कंडीशन को देखते हुए उन्होंने महिला शिक्षा का प्रचार किया था। यानी कम से कम वीमेन्स एजुकेशन राइट्स मिलनी चाहिए, है ना, विमेन एजुकेशन राइट्स। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पर्दा के पीछे, घर के पीछे और साथ साथ चूल्हा चौकी करने का अधिकार था। बस चूल्हा चौकी करने तक ही सीमित रखा जाता था, पूरी तरह से लिमिट किया जाता था। अब बाहर नहीं जा सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं सकते हैं, अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, इस तरह का सारा कंडीशन था। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत ही जोर शोर से आंदोलन किया था। पंडित रमाबाई जिसको कहते हैं विधवा और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया था। यानी जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले सती प्रथा को खत्म किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूर्ण विवाह को खत्म किया और पूर्ण विवाह बोलते हैं, विधवा सिस्टम था उसको खत्म किया। फिर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब आई, वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर बात किया। और पंडित रमाबाई ने जो विधवा को लेकर जो आपका अधिनियम बना है और महिलाओं की शिक्षा को लेकर, तो उसको पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए, यानी उसको इम्प्रूवमेंट किया और उसको एक तरह से सही रूप से लागू हो, सही रूप से इम्प्लीमेंट हो, उन्होंने काम किया पंडित रमाबाई ने। इस दौर में महिलाओं का शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया गया। यानी सिंपल सी वे में याद रखेंगे तो हम लोग 1900 शताब्दी में, यानी 1900 से लेके, है ना, मतलब 1900 यानी लगभग 1800 लगभग, ठीक है, 1800 यानी 1900, 1800 से पहले बोल सकते हैं हम लोग, यानी हम लोग का देश आजाद होने से पहले। तो देश आजाद होने से पहले समाज सुधारक ने बहुत सारा काम किया। महिलाओं की जो कंडीशन थी, महिलाओं के पर जो आपका पाबंदी था, महिलाओं पर जो आपका अलग अलग नियम था, उसको खत्म किया और जो पाबंदी था, पाबंदी को हटा दिया और एजुकेशन और समाज सुधारक के लिए काम किया कि महिलाओं को एक विमेन राइट्स मिलनी चाहिए, विमेन एजुकेशन राइट्स मिलनी चाहिए। बेसिकली ये आपका फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, 19th सेंचुरी में। अब आता है राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। ये देखिए, स्पेशल को यहाँ पे महिला ही काम नहीं की है, पुरुष भी काम किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, ये भी क्या है, पुरुष हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? विधवा विवाह को खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया ना। हम नहीं सब कहते हैं कि सिर्फ लड़की ही, महिला ही आंदोलन कर रही है। आंदोलन पुरुष भी कर रहा है, महिला भी कर रही है। चलिए, अब आता है कि आपका 20वीं शताब्दी, वो क्या था? 19वीं सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी का था, ये 20वीं सदी का है। आप देखेंगे महिला स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुई।
स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गई। यानी प्रमुख महिलाएं देखेंगे, सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, कस्तूरबा गांधी है, अरुण साफ है। अभी भी देखेंगे बहुत सारी योजनाएं सरोजिनी नायडू के नाम से चलता है। कस्तूरबा गांधी देखेंगे अभी भी चल रहा है, बहुत सारे स्कूल भी कस्तूरबा गांधी स्कूल होंगी, +2 होगा, कॉलेज होगा। अरुणा अरुणा असफ अली, महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, जेल यात्राएं की, इससे महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। यानी यदि हम 19वीं शताब्दी का बात करें तो महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर आंदोलन किया था। सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, एजुकेशन राइट्स को लेकर हो, समाज सुधार के लिए लेकर हो, उनके साथ हो रही शोषण के खिलाफ सभी ने आंदोलन किया 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में क्या किया कि जो महिलाएं थी, सरोजिनी नायडू का बात करें, एनी बेसेंट का बात करें, कस्तूरबा गांधी का बात करें, या फिर अरुण असफ अली का बात करें, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूवमेंट्स पे अपना पार्टिसिपेंट देना स्टार्ट किया। यानी जहां आंदोलन चलता था वो आंदोलन में भाग लिया करती थी, और जो भी आंदोलन होता था सभी आंदोलन में भाग लिया करती थी, और एक तरह से जो भी विदेशी कपड़ा थी उसका बहिष्कार किया, उसका बाइकआउट किया। यानी जो विदेशी से आने वाले जितनी भी वस्तुएं सामान है उसका बहिष्कार किया इन्होंने। क्यों? उनको पता है कि यदि फॉरेन कंट्री से किसी टाइप्स का कोई भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो विदेशी आक्रमण भी होगा। क्योंकि हमें पता है महिलाओं का कंडीशन कैसे खराब हुआ है, विदेशी आक्रमण के कारण। विदेशी आक्रमण ने ही हमारे महिलाओं के कंडीशन को खराब किया है, वरना प्राचीन काल से महिलाओं का कंडीशन अच्छा था। विदेशी लोग हमारे इंडिया में घुस गए, आक्रमण कर दिए, और हमारे समाज को पूरी तरह से घटिया बना दिया। हमारे मतलब घटिया डेट मीन्स हमारे समाज में एक तरह से अपना आक्रोश फैला दिया, अपना एक तरह से डर फैला दिया। तो सभी के अंदर डर बैठ गया, अपना समाज में सही से चल नहीं पा रहा था, डर से चल रहा था सभी महिलाएं, है ना। तो जो भी हुआ है विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। इसीलिए सरोजिनी नायडू, एनी जो कस्तूरबा गांधी, सब इन्होंने क्या किया, विदेशियों को अपना क्या किया, सभी का बाइकआउट करने का काम किया। बहुत सारा जेल यात्राएं भी गई हैं सभी लोग, और साथ साथ जेल यात्राएं गई तो आपका 20वीं शताब्दी में जितनी महिलाएं थी वो राजनीति को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो गई, क्योंकि उनके पास था। असंगठित महिलाएं का बात करें, असंगठित महिलाएं तो 1927 से लेके आपका है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, है ना, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, महिला शिक्षा कानून पर जोर दिया। मतलब एक तरह से असंगठित महिलाएं, संगठित महिलाएं मतलब असंगठित नहीं, संगठित महिलाएं। संगठित दैट मीन्स एक तरह से पूरी तरह से एसोसिएट है, मतलब एक तरह से महिलाएं ने ही अपने अधिकारों के प्रति, अपने हो रही उनके साथ अन्याय के प्रति, है ना, उन्होंने अपना एक तरह से यूनिटी बनाया। सिर्फ ओनली वीमेंस, ओनली महिलाएं, उसको कहते हैं ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। ये स्टार्ट किया 1927 में, है ना, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ये स्टार्ट किया ताकि महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो। ये महिला की शिक्षा और उनके कानून सुधारों पर कार्य किया है। कौन? को पूछा जाए IAWC जो है ये किस पे काम किया है? महिलाओं के एजुकेशन पे और कानून पे, ठीक है। ये भारत का पहला संगठित महिला आंदोलन माना जाता है, याद रखिएगा। अभी भी मैं एक तरह से मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। मैं एक IAWS जो होता है, जैसे IA है ना, AIWC है, उसी तरह से आपका एक है IAWS। ये आई मतलब होता है इंडियन, ए से होता है इंडियन एसोसिएशन फॉर वीमेन स्टडीज। इसमें महिलाओं का स्टडी होता है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या दुर्घटनाएं हो रही है, महिलाओं में क्या कमी है, महिलाओं के साथ क्या भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, यानी आपका घरेलू हिंसा हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अधिकारों को छीना जा रहा है, महिलाओं का एक साथ उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है एक तरह से IAWS में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। उसका कॉन्फ्रेंस होता है विश्व लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे उनका कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस मतलब एक तरह से आंदोलन चलता है, सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं, महिलाओं के कंडीशन को लेकर अपने अपने स्टेट से जाते हैं, और एक स्टेट में जाकर के सभी लोग मीटअप करते हैं, है ना। इस तरह से बना हुआ है। तो वही इसी तरह से आपका IAWC भी है, जो कि महिलाओं के एजुकेशन को लेकर और महिलाओं के कानूनिक सुधार के लिए लेकर वो लोग काम करती है। चलिए, अब ये हो गया, हम स्वतंत्रता से पहले देख लिए। स्वतंत्रता से पहले महिलाओं के कंडीशन क्या थी ये हम लोग पूरी तरह से देख लिए हैं, है ना। यानी स्वतंत्रता से पहले ये चीजें, आपका राष्ट्रवादी ये चीजें, इसके बाद हम लोग देख लिए ये। अब स्वतंत्रता के बाद, यानी हमारा देश आजाद होने के बाद, यानी 1947 आफ्टर विमेन्स मूवमेंट्स को हम लोग देखेंगे। अभी 1947 के बाद महिला आंदोलन नए मुद्दे पर केंद्रित कर दिया गया। 1947 के बाद जो महिलाएं की कंडीशन थी, महिलाओं का जो आंदोलन था, वो कुछ अलग ही मोड़ पर फोकस हो गया। संवैधानिक अधिकार नहीं, संवैधानिक पे चल गया। देखिए, संविधान में चल गया आप डायरेक्टली।
यानी संविधान में चल गया। देखिए हम लोग संविधान में देखते हैं महिलाएं ने क्या किया, अब इस संविधानिक रूप में वो अपने आप को देखने लगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए संविधान बना है, हमारा एक प्रेम्बल है, हमारा एक प्रस्तावना है, हमारा संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं, और उन्होंने अपना पूरी तरह से अपने संविधान में मेंशन किया है, अपना संविधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है क्या, आर्टिकल्स 14 में, यानी फंडामेंटल राइट्स देखें हमारा संविधान का, हमारा संविधान में बहुत सारे राइट्स हमें पता है, हमारा संविधान में बहुत सारे राइट्स हैं। तो हम अपना संविधान में हमारे प्रस्तावना में यदि देखें तो टोटल कितने राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। तो एक देखें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार में जो हमारा अधिकार है क्या क्या है पता है आप लोग को, समानता का अधिकार है ना, एक है शोषण के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है, समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, आपके साथ हो रही है विरोध या आपके साथ हो रही है शोषण के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, या फिर आपके साथ हो रही है किसी प्रकार का दुर्घटनाएं, या फिर संविधान में हो रही किसी प्रकार का दुर्घटनाएं पर आप आंदोलन कर सकते हैं, है ना। आर्थिक धार्मिक हाँ धार्मिक अधिकार है, आपके पास, पंथ निरपेक्ष का अधिकार बोला जाता है, संवैधानिक उपचार करने का अधिकार है, संविधान में हो रही हनन को लेकर आप आंदोलन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो फंडामेंटल राइट्स में है। तो आप देखेंगे 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में देखेंगे तो समानता का अधिकार को लेकर दिया गया है संविधान में। तो महिलाएं तो संविधान पढ़ चुकी है, क्योंकि पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में 14 अनुच्छेद से लेकर यानी 14 आर्टिकल से लेकर 18 तक जो है यहाँ पे समानता का अधिकार का बात किया है, यानी राइट्स ऑफ इक्वलिटी या इक्वलिटी ऑफ राइट्स, ठीक है। भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 15 में है, आप देख लेंगे। अवसर 16 में है। समान वेतन का सिद्धांत, यानी आप ऐसा नहीं कि कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग देगा पैसा, ऐसा नहीं है, समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी समानता की शुरुआत हुई सी, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंपल सी वे में 20वीं शताब्दी में कानूनी अधिकार जो है स्टार्ट हो चुका था, है ना। कानूनी अधिकार जो महिलाओं को किसी प्रकार का हनन ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, इसीलिए कानूनी पूरी तरह से हो चुका था। अब आता है कब से लेके कब तक, 1970 से लेके, ठीक है, 1970 से लेके 1980 के बीच में देखेंगे, है ना। नई चेतना डेवलप हुआ, महिलाओं को लेकर नई चेतना डेवलप हुआ। देखते हैं कौन कौन सी चेतना है। तो आप क्या चेतना डेवलप हुआ, कुछ अपना जो उनके माइंड थी, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ट्रिगर कर लिया। क्या किया कि जो दहेज प्रथा है क्यों ना इस पर आंदोलन किया जाए, जो बलात्कार कानून है उसको क्यों ना सुधारा जाए, यानी क्योंकि बहुत सारी रेप हो रही है, बहुत सारे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो उनको भी देखना होगा ना। तो उनके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट किया। घरेलू हिंसा के खिलाफ, यानी घरेलू हिंसा यानी घर में जो हो रही है, पति कभी पी के आ गया, दारू पी के आया, महुआ पी के आया, बस मारा पीटा, ठीक है, हाँ बस यही चलते आ रहा है। तो इस तरह का जो घरेलू हिंसा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इस पे रोक लगाना, है ना। अभी भी देखेंगे बहुत सारी जगह पे, अभी भी बहुत सारे घर में, फैमिली के घर में देखेंगे बहुत सारी मारपीट होती है ना, पुरुष और महिला के बीच, पति और पत्नी के बीच, जिनके कारण बच्चे के भविष्य खराब होता है, आसपास में माहौल खराब होता है, जो गांव है गांव का माहौल खराब होता है। तो यही घरेलू जो हिंसा है, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो रहा है ना, तो उन पर जोर किया कि ना इस पे थोड़ा सा आवाज उठाया जाए। समान वेतन, ठीक है, वेतन समान मिले। महिलाओं के सड़कों पर आंदोलन किए और महिलाओं ने बदलाव किया। कब? 1970 से लेकर 1980 के बीच में आपका बलात्कार को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर के और घरेलू हिंसा को लेकर महिलाओं ने अपना आंदोलन किया है। अब प्रमुख कानून सुधार क्या क्या आया? दहेज प्रथा को सुधार करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम आया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आया है। कार्यस्थल यानी अब महिलाएं देखेंगे बहुत सारी जगह पे काम करती है, हॉस्पिटल्स में हो या फैक्ट्री में हो या बहुत सारी कंपनीज में हो, काम करती है महिलाएं। तो क्या वो महिलाओं के साथ भी तो शोषण हो सकता है? हाँ, वेतन को लेकर शोषण हो सकता है, या फिर जो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ गलत करते हैं, तो उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, तो उनके लिए एक कानून बना है 2013, बाल विवाह निषेध कानून बना है। समकालीन महिला आंदोलन देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंगिक समानता, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं होगा, यानी जेंडर इक्वलिटी वाली काम आती है। मीटू एक आंदोलन है ना, मीटू आंदोलन है, यानी जो रेप हो रहा है या शोषण हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, इसको रोकने के लिए मीटू आंदोलन चला था, पता है।
शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, एलजीबीटीक्यू अधिकार लाया गया, सोशल मीडिया आंदोलन की नई दिशा स्टार्ट की गई। यानी हम यदि सिंपल सी वे में बात करें तो भारत में महिलाओं का आंदोलन एक सतत प्रक्रिया रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व यदि देखें तो भारत में सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर दिया गया, है ना। मतलब यदि हम कानून देखें हमारा इंडिया में तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी चीजें आई है। ठीक है, चलिए हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग को क्लियर हो गया कि एक तरह से हम महिलाओं का आंदोलन को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग देख लिए कि स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले क्या क्या हुआ था। स्वतंत्रता के पहले बहुत सारी कंडीशन आई थी, वो समाज सुधारक काम किए थे। समाज सुधारक ने बहुत सारा काम किया, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा समस्या हो, पर्दा प्रथा हो, इसको खत्म कर दिया। और बहुत सारे लोग भी आए, तो हम लोग नाम भी देख लिए, क्या क्या नाम था, ये नाम सबको याद रखना है आप सबको, ठीक है। पर राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले है, पंडित रमाबाई है। इन्होंने अपना समाज सुधार के लिए इन्होंने अपना अपना आंदोलन चलाया। सती प्रथा को खत्म किया राजा राम मोहन राय ने 1829 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह को खत्म किया, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर जोर दिया, पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा जो है और आपका विधवा सिस्टम जो था उसको खत्म किया और शिक्षा को थोड़ा सा जोर दिया। यानी ये आपका शुरू में था। और बहुत सारी महिलाएं जो है आंदोलन पे भाग लेने लगी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुण सल्फ, ये क्या है, ये महिलाओं ने अपना अलग अलग जगह पे राष्ट्रीय आंदोलन पे अपना भागीदारी देने लगा, ठीक है, अपना इंपॉर्टेंस रोल देने लगा और जो भी विदेशी चीजें थी उसको बाइकआउट करने लगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो थी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे महिलाएं ने भी अपना एक संगठित होकर के अपना अपना एक एसोसिएशन खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देखे तो हमारा संवैधानिक उपचार स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा संविधान स्टार्ट हो गया कि स्वतंत्रता के बाद हमारा संविधान लागू हो गया। हमें पता है 1947 के बाद हमारा संविधान पूरा तरह से बन गया होगा, है ना, बन गया। तो इसके बाद संवैधानिक महिलाओं का अधिकार को लेकर काम किया। तो देखिए आप देखेंगे तो आपका संविधान में देखेंगे 2000 आपका देखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि महिलाओं की राइट्स को लेकर बात किया जा रहा है, महिलाओं की एकता के लेकर बात किया जा रहा है, महिलाओं के साथ हो रही भेदभाव को लेकर बात किया जा रहा है और कानून बनाया जा रहा है कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, हनन ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो ये पूरी तरह से कानूनी यानी एक तरह से लॉ बन गया, एक तरह से आर्टिकल बन गया कि उनके साथ नहीं होगा। यदि उनके साथ होता है तो वो जेल जाएगा, उनके साथ हो रहा है तो किसी प्रकार का जुर्माना होगा, उनके साथ यदि किसी प्रकार गलत हो रहा है तो फांसी का सजा होगा, है ना। अभी भी है ना, यदि किसी के साथ बलात्कार होता है तो फांसी का सजा होगा, यदि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है किसी प्रकार का तो उनको 7 साल, 8 साल, 10 साल का सजा होगा, साथ साथ आपको पेनल्टीज देना होगा। तो ये बहुत सारे कानून बन चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे आप 1970 से लेकर 1910 के बीच में बहुत सारी समस्या है, दहेज प्रथा हो, गृह हिंसा हो, बलात्कार हो, इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन चला है और अभी भी चल रहा है। महिला बहुत सारे आंदोलन कर भी रही है, सड़क पर उतर रही है। दहेज प्रथा चल रहा है, बलात्कार हो रहा है ना, रेप हो रहा है, दाए दिन देखेंगे किडनैप हो रही है, कार्यस्थल में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो महिलाएं इसी को लेकर के जो है घरेलू हिंसा हो रहा है, महिलाएं इसी को लेकर के अपने सड़क पर उतरती है और इसका आंदोलन करती है, ठीक है। आप देखेंगे कौन कौन सा कानून बना है दहेज प्रथा को लेकर खत्म करने के लिए, घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए, कार्यस्थल पर हो रही उत्पीड़न को खत्म करने के लिए, बाल विवाह निषेध कानून को खत्म करने के लिए, ये सारी चीजें बनाई गई है। तो ये आंदोलन याद रखना है कि कौन कौन सा चीजें जो है हमारे कानूनी रूप से बना गया है। तो कार्यस्थल पर यानी किसी ऑफिस फैक्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहा है शोषण तो आप इस पे आप केस कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ घर में हो रही है, पुरुष जो है आपको मारपीट कर रहा है, किसी प्रकार गाली गलौज कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक साथ शोषण महसूस कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ जेल या रिपोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये आपका घरेलू हिंसा अधिनियम बना है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आज के आंदोलन में देखेंगे कौन कौन सा चीजें सुधार आई है। तो आपका मीटू आंदोलन जो था, है ना, एक लैंगिक आंदोलन, आपका एलजीबीटी जो था, महिलाओं जो अपने राइट्स को लेकर बात कर रही है कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, एलजीबीटी वही आपका एक राइट्स है, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो तो पूछो आप सब। हाँ, आपको याद रखना है कि यदि हम बात करें किसी इसका यदि आप मीटू आंदोलन का बात करें तो ये मीटू आंदोलन 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2007 में स्टार्ट हुआ था। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे था, मीटू आंदोलन जो था पूरे वर्ल्ड लेवल पे था। और बेसिकली ये आंदोलन का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, यौन उत्पीड़न और शोषण के मामलों में अपना सामने लाना। यानी बहुत सारे यौन उत्पीड़न हो रहा है, बहुत सारी शोषण हो रही है, तो उसको सामने लाना कि क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। तो महिलाएं जो है एक तरह से अपना मंच में अपना आवाज उठाने लगी मीटू आंदोलन में, है ना। दोषियों को पूरी तरह से वो अपना अन्याय हो रहा है तो उनको फांसी की सजा हो, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस आंदोलन ने
चुप्पी की संस्कृति को तोड़ दिया और कार्य स्थल पर जवाबदारी बढ़ाई। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मीटू आंदोलन 2017 में स्टार्ट हुआ था, ये 2017 में स्टार्ट हुआ, जो महिलाएं बात नहीं कर रही थी, महिलाएं कार्यस्थल पर नहीं जा सकती थी, महिलाएं चुप्पी बैठती थी, अब पूरी तरह से जंजीर को तोड़ करके चुप नहीं बैठेगी महिला खड़े होकर के अपना राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। महिलाएं जो राजनीति को लेकर आपका फिल्म और कॉर्पोरेट क्षेत्रों की महिलाओं के अपने अनुभव साझा किया कि हम, मेरा सोशल मीडिया में क्या है, मैं पॉलिटिक्स को लेकर मैं क्या कर सकती हूँ, फिल्म को लेकर क्या कर सकती हूँ, ये पूरी तरह से उन्होंने बतलाया अपना एक्सपीरियंस मीटू आंदोलन में। ठीक है, राजनीति प्रतिनिधित्व मतलब महिलाओं का भी अभी राजनीतिक में आने का अधिकार है, तो इसीलिए कानून बना था। आपका हाल ही में देखेंगे 2023 में कानून बना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बना है। इसमें महिलाओं को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में उसको लड़ने की अधिकार है। एक एलजीबीटी बना है, एलजीबीटी क्यू क्या है, महिलाएं आंदोलन कब आप लैंगिक और यौन अल्पसंख्यक पर अधिकार समर्थन करता है। प्रमुख मुद्दे क्या है, विविध, मतलब ऐसा है कि आपको लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता दिया गया, भेदभाव से सुरक्षा रखना है, समानता और गरिमा का अधिकार करना है, समान लैंगिक संबंध स्वीकार करना है। 2018 से लेके 2018 में एक 377 बना है, कानून बना है, याद है आप लोग को। एलजीबीटी मतलब आप महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो यानी किन्नर हो, सबको एक राइट्स दिया गया है। एलजीबीटी मतलब वही, सबको राइट्स दिया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, एलजीबीटी मतलब होता है आपका, एल हो गया, एल मतलब होता है लेविशियन, जी मतलब होता है गे, और आपका बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल्स, और टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। लेविशियन ऐसी महिला जो दूसरी महिलाओं के प्रति रोमांटिक या यौन रूप से आकर्षित होती है। मतलब एलजीबीटी मतलब एक कानूनी मान्यता दे दिया गया, यदि आप एक महिला हैं, दूसरे महिलाओं के साथ आकर्षित हो जाते हैं, यानी एक महिला दूसरे महिलाओं के साथ प्रेम कर सकती है, प्यार कर सकती है, शादी कर सकती है, ये राइट्स है। ये आपको इसको बोलते हैं लेस्बियन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद गे आता है, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ जो है शादी कर सकता है, प्रेम कर सकता है, ये भी राइट्स बना दिया गया है ना। और उसके बाद होता है बाइसेक्सुअल, ऐसे व्यक्ति जो पुरुष महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है, महिला पुरुष का शादी हो सकता है। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी ऐसा है कि कोई भी यदि चाहा तो किन्नर के साथ शादी कर सकता है, किन्नर भी पुरुष के साथ शादी कर सकता है, किन्नर महिलाओं के साथ भी शादी कर सकता है, रह सकता है ना, अपना एक तरह से लाइफ स्टाइल जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एलजीबीटी राइट्स है, सरकार ने हमारे कानून मान्यता है, एलजीबीटी राइट्स लाया गया है। एलजीबीटी मतलब डेट मीन्स महिला पुरुष के साथ सकता है, पुरुष महिलाओं के साथ रह सकता है, पुरुष पुरुष के साथ रह सकता है, महिला महिलाओं के साथ रह सकता है, किन्नर किन्नर के साथ रह सकता है, किन्नर महिलाओं के साथ रह सकता है, किन्नर पुरुष के साथ रह सकता है। ये सिंपल सी बात है, ये एलजीबीटी लाया गया था। हाँ, हाँ, इसका उद्देश्य ये गलत नहीं है, एलजीबीटी इसका गलत नहीं है, बस ये चाह रहा है कि सभी को समान दृष्टि मिले, है ना, सभी को समान राइट्स मिले, सभी को अधिकार है, लेकिन पूरी तरह से समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने कानून को ध्यान में रखते हुए सभी को अपना एक तरह से राइट्स को फॉलो करना होगा। अपना कर्तव्य भी दिया गया, कर्तव्य को फॉलो करना होगा, जो ड्यूटीज है ड्यूटीज को फॉलो करना होगा। यदि आपको राइट मिला है तो राइट्स को भी आपको फॉलो करना होगा। राइट मिला है, अधिकार मिला है, तो अधिकार का आप सही रूप से पालन करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए इसको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, क्लास को एंड करते हैं। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।